हेलो क्लास, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में इंडो साइनो रिलेशन की। देखिए, इंडो साइनो रिलेशन की अगर आप बात करते हैं तो इंडो साइनो रिलेशन को इंडिया चाइना रिलेशन भी कहा जाता है। इंटरनेशनली इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन की अगर आप बात करोगे तो इंडिया और चाइना के रिलेशन को देखा जा रहा है। आज हम पूरे रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, 5 मई 2021 तक क्या आइडियोलॉजी चल रही है, किस तरह इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इवन हिंदू के कुछ एडिटोरियल, टाइम्स ऑफ इंडिया की कुछ बातें और अदर इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रही हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, इंडो साइनो रिलेशनशिप को अगर ठीक से पढ़ना है तो हमें ये आइडियोलॉजी बना के चलनी पड़ेगी कि इंडो साइनो रिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एशिया में। तो आइए इसके बारे में A to Z हिस्टोरिकल से लेकर करंट तक सारी बातें जानते हैं। बट बिफोर वी बिगिंस, प्राप्त आईएएस लाया हर घर बेटी अफसर योजना। देखिए, इसके तहत क्या है कि जो लड़कियां हैं जो आईएएस की तैयारी करना चाहती हैं बट फाइनेंशियल इनकल्जन एंड अदर चीज़ों के कारण नहीं कर पाती, तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स 14 महीने के लिए मिल रहा है। अगर आप लखनऊ में हैं तो हमारे पास आ सकते हैं, अगर ऑल इंडिया आप कहीं पे भी तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के साथ हमारे साथ पढ़ सकते हैं। 6100 रजिस्ट्रेशन है। बाकी फीस की जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये ऑफर सिर्फ लड़कियों के लिए, तो कृपया लड़के मुझे कॉल या मैसेज ना करें। अगर और किसी ऑफर के बारे में आप जानना चाहते हैं कि सर हमारे लिए क्या है, कि ये तो लड़कियों के लिए आपने बना दिया, हर घर बेटी अफसर हमारे लिए क्या है, तो उसके लिए आप मुझे कॉल करें, मैं आपको बाकी डिटेल्स भी दूंगा, आपके लिए भी बेहतर ऑप्शंस दिए जाएंगे। बट इस ऑफर के थ्रू आप कोशिश ना करें जुड़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अपना आया। इंडिया चाइना का रिलेशन जो है बेटा, उसको साइनो इंडिया रिलेशन भी बोलते हैं, और ये दो स्टेट्स के बीच में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसकी स्टार्टिंग 1950 में होती है, और 1950 में इसकी स्टार्टिंग जब होती है तो उसके लिए पहले इंडिया जो होता है वो पहली कंट्री थी जो ताइवान के साथ अपने सारे फॉर्मल टाइज खत्म करता है और पीआरसी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज करता है। 1950s में पॉजिटिव्स होते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन 1 जनवरी 1951 में स्टार्ट होता है। इसमें पीएम नेहरू के साथ जब मायो जेडोंग बैठते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं आपका पंचशील सिद्धांत साइन करने को तैयार हूँ, पर आपको मेरे साथ एक कंडीशन माननी पड़ेगी कि तिब्बत इशू में आप कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। नेहरू ये गलती कर देते हैं, वो कहते हैं ठीक है, मैं तिब्बत के इशू में कोई इंटरफेरेंस नहीं करूँगा। इसी के साथ पंचशील सिद्धांत साइन कर दिया जाता है दोनों के बीच में। और इसमें 5 पॉइंट होते हैं जिसमें हम एक दूसरे की बाउंड्री की रिस्पेक्ट करेंगे, वॉर नहीं करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसमें क्या होता है, रिजल्ट होता है हिंदी चीनी भाई भाई नेहरू गाते रहते हैं, हम लोग तो भाई भाई हैं, तो हम लोगों के बीच कोई लड़ाई नहीं होगी। ये रिलेशन आगे चलता है। तो इसमें क्या होता है, 1950 के बाद चैलेंजेस है। पहला सिमला कन्वेंशन, जिसके थ्रू मैकमोहन लाइन बनी थी, ये बॉर्डर है 1959 में। इसको ये कह देते कि इसको ये बॉर्डर नहीं मानते, ये बॉर्डर है नहीं। 1959 में दलाई लामा को हम शेल्टर दे देते अपनी कंट्री में। यहाँ से इंडिया और चाइना के रिलेशन बिगड़ने स्टार्ट होते हैं, और ये रिलेशन फिर बिगड़ते ही जाते हैं, ये फिर पॉजिटिव होने का नाम नहीं लेते। और वहाँ से आज तक हमारा रिलेशन ख़राब है, क्योंकि हमने एक स्पेशल कंट्री जो थी जिसके साथ हम रिलेशन बनाने के लिए पहले तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर चुके थे, उसके बाद अगर दलाई लामा को हम असाइलम दे रहे थे तो जाहिर सी बात है चाइना को ये लगा, तो चाइना ने कहा आपने पंचशील सिद्धांत तोड़ा है, आपने चाइना की डेमोक्रेसी की बात नहीं की, आपने उनकी बाउंड्री और टेरिटरी की रक्षा नहीं की, और आपने उल्टा वहाँ से जो भागा उसको अपने यहाँ रख लिया। तो उन्होंने एक्यूज़ किया कि इम्पीरियलिज्म और एक्सपेंशन के पीछे इंडिया पड़ा है, इसीलिए वो हमारे यहाँ से भागे लोगों को रख रहा है। तो इससे पहले हम आगे चलें इंडिया चाइना रिलेशन पे। देखिए, 5 फिंगर स्ट्रेटजी है चाइना की, माओ साहब ही लाए थे। इन्होंने ये कहा था कि जो चाइना है, चाइना पहले जो था वो इन सब के पार्ट, ये जितने पार्ट हैं पहले चाइना के पार्ट थे। तो उन्होंने कहा हैंड जो है वो क्या है, हैंड जो है वो चाइना है, पाम जो है वो तिब्बत है, फिंगर 1 2 3 4 5। तो उन्होंने कहा जितने हिमालयन स्टेट्स हैं वो सारे हमारे पार्ट हैं, तो इन्हें हम अपने पास रखेंगे और ये हमारे हैं। तो इसी स्ट्रेटजी में आज चाइना काम कर रहा है 59 से। तो पहले उसने तिब्बत को कैप्चर किया, उसके बाद बाकी नेशन कैप्चर करना चाहता था बट वो कर नहीं पाया। तो 5 फिंगर स्ट्रेटजी बेटा स्टार्ट कहाँ से होती है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो चाइना को एक मिलिट्री डिफीट मिलती है, जिसके बाद चाइना के बहुत सारे पार्ट चले जाते हैं, जिसमें जापान जो होता है वो कोरिया, ताइवान एंड रुयुक्यू आइलैंड और पिस्केडोर्स एंड पोर्ट आर्थर ले लेता है। इंग्लैंड जो होता है वो बर्मा, भूटान, नेपाल, हांगकांग बाहर कर लेता है। फ्रांस जैसी छोटी सी कंट्रीज़ और पुर्तगाल जो होते हैं ये भी बीच में आ जाते हैं। फ्रांस जो है अनम लेता है, और पोर्चुगीज़ जो होते हैं वो मोरक्को ले लेते हैं इनसे।
तो इसी टाइम पर जाहिर सी बात है चाइना जो होती है उसको बहुत सारा ट्रिब्यूट देना पड़ता है, बहुत कंडीशन इनकी बिगड़ जाती है। फिर हिस्ट्री के बारे में बात होती है तो इंपीरियल चाइना क्लेम करता है कि नेपाल, सिक्किम, भूटान ये सारा हमारा है, तिब्बत के साथ हमारा होना चाहिए। और क्विंग डायनेस्टी होती है जो वहाँ पे थी, अब इसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है और 1951 तक इसका कंट्रोल होना चाहिए था। ये सारी बातें यहाँ पे की जाती हैं। फिर पाम एंड फिंगर थ्योरी में सबसे पहले बेटा तिब्बत आती है। तिब्बत जो है वो सोर्स रिच है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जियोग्राफिकल बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे तिब्बत जो थी वो चाइना और इंडिया को एक कॉमन बॉर्डर देती थी, तो इसको जब हटा दिया गया तो दिक्कत हुई। इसके बाद फिंगर 1 लद्दाख को माना गया। लद्दाख में एक स्विट्ज़रलैंड के साइज़ का एरिया है अस्कई चीन, जिसको कैप्चर कर लिया और यहाँ पर रोड बना के अपनी टेरिटरी से रखे हैं। 62 में फिर से चाइना ने वॉर से की और इसने और टेरिटरीज़ कैप्चर कर ली। इसके बाद 2010 में कई बार स्मॉल इनकर्जन करना स्टार्ट किया। देखिए चाइना की एक आदत है, वो छोटे छोटे प्लेस कैप्चर करता है। और 2020 में फिर से गलवान वैली के डिस्प्यूट हुए। नेपाल भी ब्रिटिश सर्जनेटी के अंदर था 1816 से। यहाँ पर पॉलिटिक्स के मैनर में और इन्फ्लुएंस ला रहे हैं, इकोनॉमिकल मैनर में गवर्नमेंट जो है वो चीज़ें कर रही है। और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसने नेपाल को स्प्लिट कर दिया आज की डेट में, तो नेपाल में भी कंट्रोल करने की कोशिश है। सिक्किम जो है इंडिपेंडेंट किंगडम थी। इसके बाद 1950 में भारत का पार्ट बनता है, 75 में इंडिया के पास आता है और 75 में इंडिया का पार्ट बन जाता है। 2003 में चाइना जो होती है इसको रिकॉग्नाइज कर देती है इंडिया के साथ। 2017 में डोकलाम वाला इशू होता है, 70 दिन का क्लैश ऑफ होता है जो आगे हम पढ़ेंगे। भूटान क्योंकि आईआर का एक पूरा पार्ट है, तो इंडो भूटान जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे पढ़ेंगे। भूटान में भी डोकलाम एंड ऑल वाले इश्यूज इसीलिए, तो भूटान को भी ये कैप्चर करना चाहता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का पार्ट मानता है और कहता है कि तवांग जो है इसका कल्चर लिंक तिब्बत से बहुत मिलता है। 1914 में मैकमोहन लाइन बनती है ब्रिटिश एंड तिब्बत के बीच में, तो चाइना इसे रिकॉग्नाइज करने से मना कर देता और यहीं से डिस्प्यूट हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। चाइना जो है उसकी गलती नहीं है, इंटरनेशनली गलती माने बेटा कि अगर जब चाइना वर्ल्ड को कैप्चर करने की कोशिश में लगा है आज, तो उसका पहला स्टार्टिंग हुई थी तिब्बत जब 1959 में इन्होंने कैप्चर किया। तो जाहिर सी बात है पहली फिंगर थ्योरीज में जब इन्होंने पाम कैप्चर किया तो इंटरनेशनली कोई भी इनसे कुछ नहीं बोला, इवन सबने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया और यहीं से चीज़ें बिगड़नी स्टार्ट हो गई। 1959 की तिब्बत अपराइजिंग की अगर बात करोगे तो जाहिर सी बात है पीपल लिबरेशन आर्मी जो थी PLA, इन्होंने इस पर अटैक किया। दलाई लामा से साथ एक ट्रिटी साइन की और इनसे कहा कि ठीक है भाई हम आपके साथ हैं और अब आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपकी सारी लिबरेशन को मानेंगे, हर चीज़ को मानेंगे, आपकी कल्चर को हम देखेंगे, आप स्पिरिचुअल लीडर हैं, हम आपके डोमेस्टिक अफेयर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, सब बातें। उसके बाद अपराइजिंग हुई, एक प्लॉट बनाया गया कि दलाई लामा को किडनैप किया जाएगा और उन्हें बीजिंग ले जाया जाएगा। तो मिलिट्री ऑफिसर्स इनवाइटेड लामा को इनवाइट किया कि PLA के हेडक्वार्टर में आइए, वहाँ पे ऑफिशियल टी पीजिए और बॉडीगार्ड, बट कोई तिब्बतियन मिलिट्री बॉडीगार्ड और पर्सनल नहीं लेके आएंगे। इसके बाद 10 मार्च को अपने 3 लाख लॉयल तिब्बतन सराउंडेड एक इनका पैलेस है, ठीक है, जहाँ पे ये रहते थे, तो वहाँ से उन्होंने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट किया। बट मार्च 17 को आर्टली ने एम किया कि पैलेस जो है जब इक्वेट होगा नेबरिंग कंट्री में जाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि इस पैलेस को छोड़ते हैं और चले जाते हैं नेबरिंग कंट्री। तो ये यहाँ से तिब्बत के लिए निकल लेते हैं और जैसे ही निकलते हैं उसके बाद क्या होता है, तिब्बतियन रेजिस्टेंस होता है और दलाई लामा के निकलने के बाद ही लासा को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। इसके बाद तिनसिन गियासेटो इनका नाम है, 14वें दलाई लामा है, ये इंडिया की तरफ भागते हैं। 1951 में नेशनल ऑटोनोमस रीजन बन जाता है चाइना। उसके बाद इनसे कहा जाता है कि कम्युनिस्ट कमीशन के पास रहेगा। तिब्बत बहुत कुछ सफ़र करता है। इसके बाद जब दलाई लामा भागते हैं मार्च 31 को ये दलाई लामा एक छोटा सा चुटगांव टिनी असम राइफल की आउटपोस्ट थी तवांग में, वहाँ पहुँचते हैं और असाइलम रिक्वेस्ट करते हैं। अथॉरिटीज़ इमीडिएटली उन्हें प्रोटेक्शन देने की बात करती है। कुछ वीक के बाद नेहरू इनसे मिलते हैं मसूरी में और इनको ऑफ़र कर देते हैं असाइलम। इसके बाद एक परमानेंट एग्जाइल में इनको धर्मशाला में सेटलिंग मिल जाती है और वहाँ से वो अपनी डेमोक्रेटिक बेस्ड शेडो तिब्बतियन गवर्नमेंट चलाने लगते हैं। तिब्बत जो होती है, तिब्बत से चाइना पूरा बुद्धिज़्म ख़त्म करने की कोशिश करता है, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ वहाँ डिस्ट्रॉय कर देता है। हज़ारों लोगों की संख्या में जो तिब्बतियन होते हैं वो अपने लीडर को फॉलो करते हुए इंडिया में आ जाते हैं। फिर बैन लिफ्ट कर दिया जाता है। 1976 में तिब्बत कंटिन्यू कर सकता है, प्रोटेस्ट कंटिन्यू होता है और दलाई लामा फिर कोशिश करते हैं, इंटरनेशनली बहुत सारे लोगों का सपोर्ट ले लेते हैं। देखिए इनका एक पोर्ट है पोटला पैलेस, जहाँ पर दलाई लामा रहते थे। हज़ारों लोग यहाँ पे रहते हैं, 1000 लोगों का हेडक्वार्टर है, 1000 कमरे हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा पैलेस था।
1649 से 1959 तक 1649 से 1959 तक इसने दलाई लामा के रेजिडेंस के लिए सर्व किया। ये पावर सीट मानी जाती है लासा में दलाई लामा की, और यही वहाँ पे गवर्नमेंट चलाते हैं, तो उनका पैलेस है। आज इसका क्या हुआ है, आज इसे म्यूज़ियम में बदल दिया गया है, और ये एक यूएन की हेरिटेज साइट है। इसके बाद अब आते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया चाइना में क्या है। तो आप देखेंगे 2 लाइन्स हैं बेटा, एक है जॉनसन लाइन और एक है मैकडोनल्ड लाइन। जॉनसन लाइन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो तिब्बत है, तिब्बत का मैक्सिमम पार्ट जो है वो किसके अंदर आता है, इंडिया के अंदर, और साउथ तिब्बत चाइना के पास जाता है। पर जब मैकडोनल्ड लाइन की बात करते हैं तो इस सारे प्लेस को हम चाइना के अंडर रखते हैं। तो जॉनसन लाइन को इंडिया फॉलो करता है और मैकडोनल्ड लाइन को चाइना फॉलो करता है। तो जाहिर सी बात है, वो जॉनसन लाइन को करेक्ट मानता है तो वो अपने बॉर्डर डिस्प्यूट में उनसे डिमांड करता है, ये उसको मानते हैं। मैकडोनल्ड लाइन को तो अपने बॉर्डर डिस्प्यूट मानते हैं। फिर जब यूके से पूछा गया तो यूके ने कहा हमने कभी मैकडोनल्ड लाइन को ऑफिशियली यूज़ ही नहीं किया, हम हमेशा जॉनसन लाइन को ऑफिशियली यूज़ कर रहे थे, तो वो इंडिया के क्लेम को जायज़ ठहरा देते हैं। उसके बाद शिमला अकॉर्ड होता है तिब्बतीन गवर्नमेंट और इंडिया के बीच में फिर से, जिसमें चाइना भी बैठता है, बट चाइना ऑफिशियली इसे फॉलो करने के बाद डिनाई कर देता है। तो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। 1914 में जो मैकमोहन लाइन बनी थी, इसको भी ये शिमला अकॉर्ड के अकॉर्डिंग कैंसिल मार देते हैं। तो इसके बाद इनको नहीं मानते तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज भी नेगोशिएशन चला है मैकमोहन लाइन को लेके। तो चाइना कहती है कि भाई तिब्बत मेरा पार्ट था, तो कोई अथॉरिटी नहीं बनती इनको इस चीज़ को देखने के लिए, तो अब डिस्प्यूट हमारे चल रहे हैं। तो चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, ये डिस्प्यूट चलते रहेंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तवांग रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत मानते, तो यहाँ पे भी डिमांड करते रहते हैं। इंडिपेंडेंट टेरिटरीज हमने बहुत खोई हैं तवांग के पास, तो इंडिया ने अपना कंट्रोल बहुत लिया है। तिब्बत छूटा, उसके बाद इन्होंने तवांग वगैरह पे अपना कंट्रोल टाइमली कर लिया। बॉर्डर डिस्प्यूट बेटा इंडिया में स्टार्ट हुए जैसे दलाई लामा 1962 में इन्होंने क्या किया, असम में इंडिया ने डिफीट कर दिया और असम रिस्ट्रिक्ट कर लिया, है ना। तो असम को तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया, पर कुछ पार्ट ऑफ लद्दाख सीज हो गए। तो CPIM एक पार्टी है हमारे यहाँ जो डिवाइड हुई, तो कहा जाता है CPI जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, ये प्रो चाइनीज़ थी, तो इसके कई सारे लीडर्स को CPI ने हटा दिया, जिसके चक्कर में ये भी पार्टी डिवाइड हुई। 65 और 71 में जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, उसमें चाइना ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया। 67 में फिर से नाथुला पास सिक्किम में डिस्प्यूट हुए। इसके बाद लिंक रोड फिर से बना ली 65 से 71 से पाकिस्तान और चाइना ने अपने बीच में। अब देखिए 1962 की बैटल की बात करेंगे तो इस टाइम पे क्या था, 80,000 चाइनीज़ ट्रूप थे, 10 से 12,000 इंडियन ट्रूप्स थे। वूलन कपड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ठंड में हम लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, हमारी कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, और इस बैटल में हम बुरी तरह हारे, हमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। बट इसके बाद भी ये था कि चाइना ने कुछ चीज़ें कैप्चर कर ली, कुछ एरिया बदल दिया, और अब मैकमोहन लाइन की जगह क्या आ गया, LAC आ गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अब LAC के थ्रू यहाँ पर कंट्रोलिंग चलती है। चाइना ने जो रिएक्टिफाई किया वो चाइना का हो गया, और अब चाइना उसको देना नहीं चाहता, तो यहीं पे डिस्प्यूट इंडिया और इनके बीच में चलते रहते हैं। इसमें फिर भी बहुत लोग थे 62 की बैटल में। पहले थे राइफलमैन जसवंत सिंह, सिंगल हैंडेडली इन्होंने बहुत सारा काम किया। ये हर एक बैरक में बार बार जाते थे और गोलियां चलाते थे, और इन्होंने मरने से पहले तकरीबन 300 सोल्जर्स को डिफरेंट वर्कर में गोली चला चला के मार डाला था। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, इनकी बात करें तो ऑपरेशन लेगहोर्न था, जिसके थ्रू ये आए तो आउट नंबर किया चाइना को। चाइना ने दोबारा कोशिश की और अटैक किया, इनके पोस्ट पे टैंक लिए, इन्फेंट्री ली, उनसे अटैक किया। कहा जाता है जब वेबसाइट की बात करें तो थापा खुद चाइनीज़ सोल्जर से लड़ाई करने लगे, हैंड टू हैंड किलिंग में इन्होंने कई लोगों को मार दिया। फाइनली इन्हें मार दिया गया था और इन्हें परमवीर चक्र दिया गया। इसके बाद सूबेदार जोगिंदर सिंह की बात करें तो टोंगी पेन लॉ फ्रंटियर ईस्ट एजेंसी जो आपका वो था अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर एक पोस्ट था, वहाँ पर आर्मी आई। तो पहले आर्मी आई तो इन्होंने उन्हें हरा दिया अक्टूबर 23 को, और हैवी अटैक हुआ जिसमें ये हारे। उसके बाद 200 शोल्डर्स जोगिंदर ने फिर फर्स्ट वेव को हटा दिया। फिर दोबारा सेकंड वेव आई, उसको भी इन्होंने हटा दिया। थर्ड वेव आई तो इन्होंने डिसाइड किया कि अपने ग्राउंड को नहीं छोड़ेंगे। थर्ड अटैक में चाइना ने सक्सीड किया, जोगिंदर और इन सबको ओवर पावर्ड कर दिया, और इसके बाद इनको परमवीर चक्र मिला। बाकी इनकी डेथ के बाद मिला, बट इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की थी और कोशिश करके ओवर पावर कर दिया था चाइना को। बट फाइनली चाइनीज़ आर्मी ने थर्ड वेव में इनको हरा दिया और पोस्ट को ले लिया। इसके बाद नाथुला चावला इंसिडेंट था, ये इंडियन आर्मी ने पहली बार ऐसा हुआ था 1967 में क्लैश हुआ, जिसमें इंडिया ने चाइना को हरा दिया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पास था, सॉरी सिक्किम के पास है तो ये इनके पास है।
अक्टूबर में अस्कई चीन को कैप्चर कर लिया और कुछ हफ्तों के बाद फिर जाओ इलानी कहते हैं कि जाइए अब आप चाइनीज़ नेहरू के पास जाइए और शांति का प्रस्ताव लेके जाइए। तो शांति का प्रस्ताव आता है, बैटल वो अपने आप इंटरनेशनल प्रेशर और अपनी मर्जी से सेटल कर लेते हैं। इसके बाद जाहिर सी बात है इंडिया में बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत हैं, वेस्टर्न मिडिल और ईस्टर्न सेक्टर्स हैं। तो देखिए इनके डिस्प्यूट जो हैं कहाँ पर हैं ये आप ध्यान से समझिएगा। इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट आपके वेस्टर्न सेक्टर में मिलते हैं, मिडिल सेक्टर में डिस्प्यूट नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की कंडीशन बेहतर है, एक्सेस आर्मी का ईजी है, तो यहाँ पर वो डिस्प्यूट नहीं करते। वो आपके इस एरिया में डिस्प्यूट करते हैं और इस एरिया में डिस्प्यूट करते हैं। इस एरिया में भी डिस्प्यूट है, तो इसी में डोकलाम में स्टैंड ऑफ इस जगह पे हुआ था, अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा। तो ये और ये एरिया टेंशन वाला है, तो इसमें हमेशा इनके डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। मिडिल सेक्टर में ज़्यादा डिस्प्यूट से नहीं दे पाते। इसके साथ ये कहा जाता है कुछ सेंसिटिव एरियाज़ हैं बेटा, तो तकरीबन 23 डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं जो आपको मैंने मार्क करके दिखाएं। यहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कतें चलती हैं और यहाँ पर हमेशा टेंशन्स रहती हैं। ये जो रेड एरिया है और ये जो रेड एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंशन्स रहती हैं इन लोगों के बीच में। तो इस जगह पर बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं और इंडिया चाइना हमेशा टेंशन में रहती है अपनी आर्मी लगा के। फॉरवर्ड पॉलिसी क्या है, 1961 में नेहरू ने जब कर्नल BM कॉल को बैठाया तो इन्होंने देखा कि भाई पेट्रोलिंग यहाँ करनी है, इस आइडिया को जिसने मना किया उन्होंने इनको हटा दिया। इसके बाद चाइनीज़ ट्यूब ने देरा कंपास को कैप्चर कर लिया, तो इन्होंने कहा कि ठीक है इंडियन टेरिटरी करने दो, बट इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि फॉरवर्ड पॉलिसी बनाते हैं, इंडियन आर्मी जब चाइनीज़ आर्मी जब अंदर आएगी तो हम उन्हें पीछे से घेर के उनकी पोस्ट को ब्लॉक कर देंगे, तो वो दोबारा जब उनके पास रसद और नहीं आएगा तो बाउंड होंगे वापस जाने के लिए। इनिशियली चाइनीज ट्रूप आउटपोस्ट होगी तो उसको मूव करना पड़ेगा वापस के लिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। डिप्लॉयमेंट था, चेस्टफोर्ड लाइक डिप्लॉयमेंट था चाइनी और इंडियन फोर्सेस का। बाद में दोनों की साइड से किसी को फायरिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, फायर तभी होगा जब सेल्फ डिफेंस की बात आएगी। तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट थी, बाद में एक प्रॉपर बैटल में बनती है। तो इंटरनेशनली अगर बात की जब ये बैटल चल रही थी तो यूनाइटेड नेशन ने कहा कि इंडियन बाउंड्री का क्लेम जो है ईस्टर्न सेक्टर में, बट इन्होंने ये सपोर्ट नहीं किया कि वेस्टर्न सेक्टर में क्या है। नेहरू ने 2 लेटर लिखे थे यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को कि 12 स्क्वाड्रन फाइटर जेट दे दो और मॉडर्न रडार दे दो, और उसके साथ एयरक्राफ्ट में मैंड भी होने चाहिए अमेरिकन पायलट जो इंडियन एयरमैन को ये सब सिखा दें, उसके बाद रिप्लेस हो जाएंगे। इस रिक्वेस्ट को कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया, बट इन्होंने कहा कि हमारा यूएसएस का जो नेवी का KT हॉक है बे ऑफ बंगाल में, वो एयरवे वॉर अगर होती है तो इंडिया को सपोर्ट करेगा। साइनो सोवियत स्प्लिट हीटेड हुई तो मॉस्को ने बहुत एफोर्ड किए इंडिया को हेल्प करने के लिए, तो USSR इंडिया को हेल्प कर रहा था, इसने मिग वॉर प्लेन्स दिए और सोवियत ने मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट इंडिया में स्टार्ट करने की भी कोशिश की। ब्रिटेन ने भी इंडिया का सपोर्ट किया, नॉन अलाइन नेशन सब अलग रहे, बस यूनाइटेड अरब रिपब्लिक ने ओपनली इंडिया को सपोर्ट किया। इसके बाद नॉन अलाइंड में 6 थे इजिप्ट, बर्मा, कंबोडिया, श्रीलंका, घना, इंडोनेशिया, इन्होंने कोई भी कंडीशन नहीं ली इंडिया के लिए। पाकिस्तान ने ओपनली सपोर्ट किया किसका, चाइना का। इसके बाद जब रिलेशन सुधारने की बारी आएगी तो राजीव गांधी 88 में जाते हैं चाइना, वहाँ पे लोगों से मिलते हैं, बायलैटरल रिलेशन फिर से स्टार्ट करते हैं, लुक फॉरवर्ड पॉलिसी लाते हैं। फिर 1991 में प्रीमियर ली पेंग विजिट करते हैं इंडिया में। उसके बाद 92 में पहले इंडियन प्रेसिडेंट होते हैं R वेंकटरमन जो वहाँ पे जाते हैं और बात करते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हन राव जाते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं और पीस और ट्रैंक्विलिटी की बात करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल में सब शांत रहे। फिर पहले प्रेसिडेंट होते हैं जियांग जेमिन जो इंडिया में विजिट करते हैं, दोनों टाइज होती हैं बहुत सारी कंस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप की और कॉरपोरेशन 21st सेंचुरी में करने के लिए। 2000 में इंडियन प्रेसिडेंट होते हैं KV नारायण, वो विजिट करते हैं 50th एनिवर्सरी में दोनों के रिलेशन पे। फिर प्रीमियर जाओ 2002 में आते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी इंडिया में चाइना जाते हैं, वहाँ पे डिक्लेरेशन होता है प्रिंसिपल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन इंडिया चाइना रिलेशन का, और दोनों स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग्स बनाते हैं कि जो बाउंड्री का डिस्प्यूट है वो पीसफुली सॉल्व किया जाए। फिर 2006 में प्रेसिडेंट हुई जिंतो विजिट करते हैं इंडिया में, जॉइंट डिक्लेरेशन आता है दोनों के बीच में। फिर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन 2008 में विजिट करते हैं, शेयर्ड विजन और 21st सेंचुरी में दोनों लोग एग्री करते हैं। 2010 में प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल विजिट करती हैं, 6th एनिवर्सरी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया चाइना, 60 साल हो गए हमारे डिप्लोमेटिक टाइज को, तो यहाँ पर जाती हैं। फिर एक ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग होती है और ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है। फिर चाइना इंडिया फ्रेंडशिप कॉरपोरेशन होता है, प्रेसिडेंट हुइन जयंतन प्रीमियर वेन जायबो जो होते हैं वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलते हैं, है ना, साइडलाइन करते हैं। 4th बिग समिट होती है तो वहाँ पर ये लोग आपस में मिलते हैं। इसका 2013 में जी जिप सिंह इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन के साथ फिर 5th
ब्रिक मीटिंग डरबन में होती है, वहाँ पर पर्सनली दोनों लोग मीटिंग करते हैं। इसके बाद 2014 में चाइना इंडिया फ्रेंडली एक्सचेंज ईयर होता है। जी जिनपिंग स्टेट विजिट देते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात जाते हैं। पहली बार होता है कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या हेड गुजरात से अपनी विजिट स्टार्ट करता है और डेवलपमेंट टाइज स्टार्ट होते हैं। इसी साल जी जिनपिंग और प्रीमियर फिर से मीट करते हैं 6 ब्रिक्स समिट में। फिर 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं चाइना में और उनके जिंगजियान प्रांत होता है जहाँ से जी जिनपिंग बिलोंग करते हैं, वहाँ जाते हैं। इसके बाद फिर से 7th ब्रिक्स समिट में साइडलाइन होते हैं उफा में, यहाँ पे फिर ये लोग मिलते हैं। फिर चाइना नाथुला पास ओपन करने की बात करता है ज़ीजैंग प्रांत में, ताकि टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ पे जा पाएँ। 2016 में प्रेसिडेंट मुखर्जी विज़िट करते हैं और G20 समिट होती है, वहाँ पर ये दोनों फिर से मिलते हैं। प्रेसिडेंट फिर विज़िट करते हैं, 8th ब्रिक्स समिट होती है ना, गोवा में, और यहाँ प्राइम मिनिस्टर से साइडलाइन करके मिलते हैं। और चाइना टूरिज्म ईयर इन इंडिया सेलिब्रेट करता है। 2017 में जिनपिंग फिर मोदी से मिलते हैं SCO समिट अस्थाना में। तो इस तरह से मीटिंग 9th ब्रिक्स समिट फिर होती है, फिर ये दोनों साइड लाइन करके मिलते हैं। 2018 में जिनपिंग इनफॉर्मल समिट में नरेंद्र मोदी से वुहान में मिलते हैं। इसके तुरंत बाद ये मामलापुरम आते हैं। तो इनफॉर्मल समिट भी होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इस तरह से इन लोगों ने रिलेशन बनाने की कोशिश की। बट आपको पता है रिलेशन बनाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट कुछ चीज़ें थी जिसमें एक आपका आया अभी लद्दाख रीजन में गलवान वैली क्लेशेस। तो गलवान वैली क्लेश क्या था, ये मई 2020 में स्टैंड ऑफ बिगिन करता है। पेंगोंग लिंक है लद्दाख में और 5 से 6 मई के बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। ये लोग गलवान वैली में 20 सोल्जर्स होते हैं जो जाते हैं, इनके साथ वायलेंट क्लैश हो जाती है, दे डाइड। इसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। इंडिया का रिस्पांस देता है, ये अपनी आर्टिलरी और सारी चाइनीज़ डिप्लॉयमेंट के अगेंस्ट खड़ा कर देता है। 33 रशियन फाइटर जेट्स अपग्रेड करने और 59 वॉर प्लेन लेने के लिए 18,148 करोड़ रुपए दे देता है। इकोनॉमिक मैनर में बात करें, टिकटॉक हो गया, शेयर इट हो गया, यूसी वेयर्स और वीवो, इन सबको बंद कर देता है। 59 ऐप्स बंद करता है। ट्रेड डेफिसिट जो होता है इंडिया के साथ चाइना का फॉल हो जाता है 48.66 बिलियन और डिक्लाइन हो जाता है इंपोर्ट का, तो ट्रेड डेफिसिट थोड़ा कम होता है। बट जब कोविड-19 आता है तो इस पेंडेमिक में हमें पता चलता है हम चाइना पे कितना डिपेंडेंट हैं और उनके प्रोडक्ट के बिना हम चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो फिर से चीज़ें होती हैं, 5G ट्रायल स्टार्ट होता है। बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिप हो जाता है चाइना का इंडिया में और ये कहा जाता है कि अगर बॉर्डर से कुछ भी आएगा तो गवर्नमेंट का अप्रूवल मैंडेशन है। फिर चाइना का रिएक्शन क्या था, चाइना कहता है भाई ये चीज़ आपने गलत की, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, दिक्कतें होंगी। इसके बाद ये क्या करते हैं, ये चाइना का रिएक्शन एक्चुअली इसलिए था क्योंकि इंडिया ने अपने लद्दाख रीजन में दुर्बुक श्योक दौलताबाग और ओली रोड बना दी थी और ये क्वाड के रिलेशन में जुड़ा हुआ था। तो इन्होंने कहा, और दूसरा इंडिया को कोशिश करनी चाहिए जो गिलगिट वाला इनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको देखें। इसके बाद एग्रेसिव थोड़ा था, असर्टिवनेस है साउथ चाइना सी में डिसीजंस के लिए। और उसके बाद पॉलिटिकल इकोनॉमिक टेंशन चाइना के साथ आ गई कोविड-19 के पेंडेमिक में और इंडिया एक ग्रोइंग पावर थी जो बढ़ रही थी, तो ये चाइना को नागवार गुजरा, इसलिए हुआ। आइए पेंगोंग टोसो की बात करते हैं। लैंडलॉक लेक है, हाइट जो है 13,000 फीट पर है, लद्दाख हिमालयन पर है। सिग्निफिकेंस है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें फिंगर एरियाज़ हैं, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं 8, जिसमें से 4 तक इंडिया का क्लेम है, बट वो 2 पर ही अपना कंट्रोल रखती है, बाकी पे चाइना का कंट्रोल है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है बेटा कि इंडिया का जो क्लेम है वो सिर्फ फिंगर 2 तक जाता है, बाकी जो है ये चाइना के पास है। हमारा क्लेम डायरेक्ट यहाँ तक थे, तो ये LAC चाइना ने बना दी। तो फिंगर 2 तक हमारे पास पेंगोंग लेक है, बाकी आगे इन लोगों के पास है। तो यहाँ पर क्लैश होता है, ये स्लोली धीरे धीरे फिर से ख़त्म होता है। इसके बाद अगला आता है आपका पुराना एक है डोकलाम स्टैंड ऑफ। तो डोकला स्टैंड ऑफ क्या है ये भी आप समझिए। इस जगह पर चाइना क्या करता है, चाइना इस जगह पर अपनी रोड कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो भाई भूटान इसको अपोज करता है कि ये हमारा एरिया है और इंडिया क्योंकि फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन है तो वो भी इनके साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसको ये दिखता है कि इसकी चिकन नेक यहाँ से जा रही है, मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो यहीं से जा रहा है। तो अगर यहाँ रोड बना देगा, डोकलाम तक पहुँच जाएगा, तो फिर इंडिया को 7 सिस्टर से काटने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इन दोनों की बहस होती है, उसके बाद स्टैंड ऑफ होता है। 77 डेज़ का स्टैंड ऑफ चलता है। इसके बाद ये कम होता है और धीरे धीरे चीज़ें चली जाती हैं। देखिए ये आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा।
ये आपका बेटा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको बचाना है और यहाँ से बहुत पास हो जाता तो हमें कोशिश करनी है इसको सेव करने की, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इसको हम सेव कर पाएँ। इसके बाद आप देखिए, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत वीक है, बहुत ज़रूरत थी इसको सेव करना था। ये डोकलाम है आपका, ये आपका डोकलाम इशू था, यहाँ से स्टैंड ऑफ था, और ये आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। तो ये छोटी सी एक पतली सी चिकन नेक है, इसको बचाना ज़रूरी था, तो हम लोग इसके लिए लड़ने लगे। इशू क्या था, इंडियन ट्रूप ने कहा कि 5 सोल्जर्स का रोका क्योंकि वो रोड बना रहे थे डोकलाम प्लेटू भूटान पे, जो बीजिंग अपना एरिया मानता है। तो इस टाइम पे दोनों लोग चले गए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिलग्रिम जो जाते थे नाथुला पास से उनको रोक दिया। कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 269 स्क्वायर फीट का प्लेटो है और यहाँ पर चुम्बी वैली भी है। तो प्लेटू चाइना क्लेम करता है, भूटान कहता है कि ये मेरा एग्रीमेंट है और ये मेरा है और मैं आपको नहीं दूंगा। तो इस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए भूटान और चाइना खड़े हो गए। तो इस रोड के लिए हम भी खड़े हो गए उनके साथ, हमने कहा कि आपको यहाँ हम सपोर्ट नहीं करेंगे। चाइना कोशिश कर रहा था कि वो इस्टेब्लिश करे फॉर्मल टाइज, बट वो भी नहीं हो पाए क्योंकि चाइना के साथ इनका रिलेशन अच्छा है नहीं, तो भूटान इंडिया के साथ रहता है। इंडिया का इफेक्ट क्या है, अगर इंडिया इसको नहीं कंट्रोल करता तो उसका सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक फंस जाता। इंडिया क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्शन को रोका, उसके बाद एक पॉलिटिकल मैसेज बहुत सारे भेजे गए। इंडिया ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव को बाइकआउट कर रखा है और अनक्लियर है कि ये जो 50 यूएस बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इंडिया ज्वाइन करेगा कि नहीं। इंडिया का टिल्ट हो गया यूएस की तरफ और एंटी चाइना अलायंस देखा, और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। चाइना ने कोशिश की इनको बनाने के लिए, तो एक सिग्नल देने की कोशिश थी। इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, इंडिया चाहता है डोकलाम कॉरिडोर को बचाना, डोकलाम इश्यूज़ को देख के अपने कॉरिडोर को बचाना, और वो अब नहीं चाहता कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने ख़राब करे और भूटान को अकेले छोड़े। तो दोनों लोग साथ में खड़े हुए। इंडिया कर क्या सकता है, इंडिया बाइकआउट कर सकता है सेपेक को, बट वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकता है। देखिए, बेल्ट रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करने से इंडिया का लॉस भी नहीं है। अगर आप बेटर बार्गेनिंग करते हैं, बेटर बार्गेनिंग के साथ जुड़ते हैं, तो हमें कंस्ट्रक्शन मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हमारे उन एरियाज़ में जहाँ से सीपेक जाएगा वहाँ पर बेटर डेवलपमेंट होगा, बेटर फैसिलिटीज़ होंगी, तो हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बट जाहिर सी बात है, फ्यूचर में हम इसको रोक नहीं सकते और हमें कोशिश करनी है हम अपने आप को भी डेवलप करें, क्योंकि अगर इस कंडीशन में रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। इसके बाद कोविड के बाद अगर आप देखेंगे फॉरेन पॉलिसीज़ इंडिया की क्या है, तो इंडिया की कंडीशन इस टाइम पे बहुत बुरी है। रीजनल प्राइमेसी की बात करोगे तो इंडिया ट्रेडिशनल प्राइमेसी में बात करेंगे तो मटेरियल एड, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, हिस्टोरिकल टाइज देता था। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अब क्या है, डिक्लाइन हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, इसकी एबिलिटी भी खत्म हो रही है नेबरहुड को हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये खुद को बचाने पे लगे या किसी और को बचाए। इसके बाद चाइनीज़ इंटरेस्ट फॉर इंडियाज स्ट्रेटेजिक स्पेस, चाइना ड्यू टू द checkbox of diplomacy already pursuing India's strategy, that is India's subcontinent. सेकेंड वेव जब आई तो इंडियाज़ की एबिलिटीज़ पे क्या हुआ, आज की डेट में मटेरियल एंड ऑल के लिए हम किस पे डिपेंडेंट हैं, चाइना पर। उसके बाद जो क्वाड रिलेशन हमने बनाया था बेटा, वो भी कहीं ना कहीं लिमिटेड प्लान हो गए। आज हम या तो देश को बचा लें या हम क्वाड पे जाएं। डिप्लोमेटिक इंडो पैसिफिक रीजन में भी अब इंडिया नहीं घुस सकता है, क्योंकि इंडिया को अभी अपनी चीज़ें देखनी है, तो लीड रोल कौन प्ले करेगा, चाइना। इकनॉमी की कंडीशन बिगड़ती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट भी हमारे यहाँ बढ़ता जाएगा, तो हमें फॉरेन पॉलिसीज से पहले हमें देखना है कि हम कैसे ऑपरेशन होल्ड करेंगे। यूएस चाइना रिलेशन, विद द राइज ऑफ चाइना इंडियाज कोविड रिलेटेड ट्रबल कुड प्रॉम्प्ट यूएस नॉर्मलाइज रिलेशन विद चाइना। अब इंडिया की कंडीशन बिगड़ी है तो यूएस क्या करेगा, चाइना के साथ रिलेशन नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। इंडिया चाइना के साथ भी यही होगा कि अगर आपको कुछ करना है अच्छा, तो डैमेज जितना हो गया, अब इंडिया भी फोर्स होगा दोबारा रिलेशन अच्छे करने के लिए। इंडिया यूएस रिलेशनशिप भी थोड़ा तो हार्डर कंडीशन में आएगा, क्योंकि क्लोजर मिलिट्री रिलेशनशिप टाइज थे जो शायद अब कम होंगे। अब क्या है, जब सार्क नेशन में हम जाएंगे तो बेटर मेडिकल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, रीजनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, कुछ बिगनिंग करेंगे। पेंडेमिक जब आई थी तो फर्स्ट वेव में हमने लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश की थी, हम लोगों को इंजेक्शन वैक्सीन सब प्रोवाइड करा रहे थे, बट आज की डेट में थोड़ी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं। तो हम कोशिश करेंगे साउथ एशिया में अपनी चीज़ों को फिर से कनेक्ट करने के लिए, चीज़ों को करने के लिए, बट अभी तुरंत करने की बात करें तो हम नहीं कर सकते। दूसरा, रीजनल हेल्थ पे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जो कंडीशन अभी बनी है, हमने देखा है एशिया में क्या वीकनेस है, तो इसको हम पूरा कर सकते हैं। तो कोविड के बाद जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, बट वर्ल्ड इतना सेफ नहीं रहेगा जितना है। अब कहा जाता है क्या बायोलॉजिकल वेपन है ये, तो ये कहा जाता है कि पुअर मैन वेपन्स था बायोलॉजिकल अटैक जो होता है। तो इसमें ये कहा गया, एक रिसर्च की गई जिसमें कहा गया कि वायरस जो है वो कहाँ से आया, वो भाई सी फूड मार्केट से आया है। तो हमें अभी भी नहीं पता भाई कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। वुहान के पास बायो सेफ्टी 4 लेवल की सुपर लेबोरेटरी थी, तो
तो वहाँ से ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हो सकती। उसके बाद सऊदी अरेबिया में पहली बार नोवल कोरोना वायरस मिला था, तो इसकी स्टडीज़ के लिए इसको इंस्टॉल किया गया एक चाइनीज़ साइंटिस्ट द्वारा, जो वुहान लाया गया। तो ये स्टेटमेंट ताइवान इंटेलिजेंस चीफ ने दिया था। तो इन्होंने ये कहा था ग्रेट गेम इंडिया स्टोरी, जिसमें ये आया कि ये इंटेंसिव अटैक है जो किया जा रहा है इंडिया पे। इसके बाद 2019 में नोवल कोरोना वायरस को वेपनाइज किया गया। इसके बारे में डिस्कवरी की सऊदी अरेबिया के डॉक्टर ने 2012 में ही कहा था कि ये फ्यूचर में आ सकता है। उसके बाद ये कि अगर इसका ओरिजिन सी फूड मार्केट से हुआ तो अभी तक इसके ट्रेस क्यों नहीं मिले। दूसरा, वर्ल्ड वाइड ब्राज़ील पहली कंट्री बती है जिसने इसे बायोलॉजिकल वॉरफेयर ही बोला है। अब वर्ल्ड है कि भैया इंडिया के ऊपर बायो वॉर अटैक हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखिए, इंडिया सबसे सस्ती और मोस्ट इफ़ेक्टिव वैक्सीन वर्ल्ड वाइड सप्लाई कर रहा था, बट जैसे इंडिया में दोबारा आउटब्रेक हुआ तो हमने वैक्सीन सप्लाई वर्ल्ड वाइड रोक दी। उसका फ़ायदा किसने उठा लिया? चाइना ने। और चाइना कई जगह अपनी वैक्सीन को सप्लाई दे रहा है। तो वैक्सीन सप्लाई जब वो देने लगा तो एक प्रोजेक्ट या प्रोस्पेक्ट उसका ये चला कि वो ये चाहता है कि चाइना इंडिया के बीच में इकोनॉमिकल टाइज में हमेशा चाइना आगे रहे। उसके लिए बिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ को थ्रेट में डालना गलत है। आज क्या है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर चाइना इंडिया की वैक्सीन की जगह अपनी वैक्सीन सप्लाई कर रहा है, और अभी उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस मार्क हैं, बट वो कर रहा है। तो बायोलॉजिकल वेपन की इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते, बट ओपनली कह भी नहीं सकते। अब इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया जब कोविड ख़त्म हो तो उसके अपने रिलेशन साउथ ईस्ट एशिया में नॉर्मल करे, यूएस के साथ नॉर्मल करे, और चाइना के साथ भी इकोनॉमिकली अपने टाइज नॉर्मल करने पड़ेंगे, वरना वो अपनी कंट्री को डेवलप नहीं कर पाएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हम न्यूट्रलाइज और नॉर्मल रहें। अगर हम नॉर्मल हो पाएंगे तभी हम बेटा इन सब टाइज को ख़त्म कर पाएंगे, वरना हमारे साथ एज इट इज़ दिक्कत बनी रहेगी और हम चीज़ों को कर नहीं पाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इन चीज़ों को प्रॉपर मैनर में करें और एक राइट कंडीशन बनाएं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमें कोशिश करनी है आफ्टर कोविड हम अपनी कंडीशन कंट्री की डेवलप करें और एक पॉजिटिव विन विन सिचुएशन पे आएँ, ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर पाएँ और दोबारा अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बदल पाएँ। देखिए, आईआर में चाइना को शॉर्ट में बट इन डिटेल पढ़ना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट 4-4, 5-5 घंटे के लेक्चर में हमें नहीं करना। हमें कोशिश करनी है जितने आपको फैक्ट्स चाहिए उतने मैं आपको दे दूं। बाकी चीज़ें एक बार आप कोशिश करिए लिखने के लिए कि व्हाट विल बी द इंटरनेशनल रिलेशन, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया आफ्टर पेंडेमिक। तो पेंडेमिक के बाद भारत और चाइना का रिलेशन क्या होगा, इस पे आपको क्वेश्चन लिखना है। तो 250 वर्ड लिख के आप मुझे दीजिए, देखते हैं क्या होता है। बाकी कोई डाउट होगा तो नंबर आपको आगे दिए हैं, आप उन पे यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट में एडवर्टीजमेंट में नंबर लिखे हैं, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, आप हमें इंस्टा टेलीग्राम के चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोविड बहुत बुरी तरह फैल रहा है, तो प्लीज़ कोविड से अपने देश को बचाने के लिए आप सबको साथ देना पड़ेगा। आपको घरों पे रहना पड़ेगा, सुरक्षित रहना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। कंडीशन बेहतर तभी होगी बेटा जब हम लोग घरों पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। फालतू में शेर बनने की कोशिश ना करें, लॉइन ना बनेगी अरे हम मास्क पहने बिना जाएंगे। कोविड इस टाइम पे डेथ करा रहा है क्योंकि ये सेकंड वेव है, और ये नोवल कोरोना वायरस जो है ये म्यूटेंट केस हैं। डबल म्यूटेंट केस थोड़े खतरनाक होते हैं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जैसे ही जुकाम बुखार हो प्लीज़ प्लेन पैरासीटामोल 1 हफ्ते तक लेने की कोशिश करें। कोई भी एंटीबायोटिक एंटीजन उसके साथ ऐड ना करें। अगर आपको बुखार बार बार आता है तो 4-4 घंटे में दवा लें, उससे आप ट्रीट हो सकते हैं। और जितनी स्टीम जितना इनहेल कर सकते हैं उतना इनहेल करें। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।